नंबर 1 आपके सामने। उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जितने भी साथी हैं उनको ज़रूर इस वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने, कॉपर मेट में क्या पाया जाता, कॉपर मेट में पाया जाता है। तो आप सभी जानते हो कि जब सल्फाइड आयक्स कॉपर के, कौन से एक्स की बात करें, कॉपर के सल्फाइड आयक्स का जब हम भर्जन करते हैं, कॉपर के सल्फाइड आयक्स का भर्जन करने के पश्चात हमें जो भर्जित आयक्स प्राप्त होता है, भर्जित आयक्स प्राप्त होता है वो आयक्स कॉपर मेट के रूप में होता है जिसमें 2 प्रकार के यौगिक मिले होते हैं। तो वो कॉपर मेट के लिए याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर मेट तो Cu2S प्लस FeS के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, कॉपर मेट बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ना डिटेल से। भूपपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। बहुत से लोगों के माइंड में ये बात होती है कि भूपपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में लोहा नहीं पाया जाता है। देखो यहाँ से आप एक बात समझे कि अगर भूपपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में अधातु पूछा जाए आपको या तत्व पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, धातु। तो 1 नंबर पर पृथ्वी की भूपपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो क्या है, एल्यूमिनियम। और दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्यूमिनियम। अपना केवल इन क्वेश्चन के आंसर ही बताना नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है जिससे उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब हमें समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 3, किस धातु का निक्षालन साइनाइड विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए याद करना कि निक्षालन पहली बात तो किन के लिए उपयोग करते हैं कि ऐसे आयक्स जो किसी उपयुक्त विलायक में विलय हो। जब आयक्स किसी उपयुक्त विलायक में, आयक्स जब किसी उपयुक्त विलायक में विलय होता है तब हम इस साइनाइड निक्षालन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें साइनाइड विधि के लिए अगर बात करें तो याद करना है चांदी और सोना, सोना और चांदी का निक्षालन साइनाइड विधि से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सिल्वर, Ag, जिसको आप चांदी बोलते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने चौथा, सल्फाइड आयक्स को ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम। तो देखो सीधी सी बात है कि जो सांद्रित आयक्स है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि सांद्रित आयक्स को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में। तो इसके लिए 2 प्रोसेस हम काम में लेते हैं। पहला होता है निस्तापन और दूसरा होता है भर्जन। और ये हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इस चैप्टर का मैंने 1 शॉट वीडियो बनाया था जिसमें 2 घंटे की क्लास में पूरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे वो मैंने आपको हल करवाया था। तो वहाँ साफ साफ बात हुई थी कि भर्जन जो होता है वो सदैव किसका होता है, सल्फाइड आयस्को का होता है। अर्थात सल्फाइड आयस्को को ऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, आपकी भर्जन कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर बी। अब आपको यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिकों का जो वीडियो है वो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो जरूर अटेंड कर ले। इसके अलावा राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप जिले वाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दिया है। बोर्ड एग्जाम पास में आ चुकी है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो उसके व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, कॉपर के धातु क्रम में FeO की अशुद्धि को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला गालक। देखो सबसे पहली बात समझनी है कि पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद होना चाहिए कि कॉपर के धातु क्रम में अशुद्धि किसकी होती है, FeO। FeO क्या, धातु ऑक्साइड है। तो धातु ऑक्साइड होने का मतलब इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। तो जब अशुद्धि क्षारीय है तो सीधी सी बात याद होना चाहिए, जो गालक मिलाया जाता है वो क्या मिलाया जाता है, अम्लीय। और अम्लीय गालक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, SiO2 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉपर के धातु क्रम में FeO की अशुद्धि मिलाने के लिए, FeO की अशुद्धि को हटाने के लिए गालक के रूप में अम्लीय SiO2 मिलाया जाता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा मेलेकाइट अयस्क है? मेलेकाइट, तो पहले बात तो ये क्लियर होना चाहिए, मेलेकाइट कौन सी धातु का अयस्क होता है? कॉपर का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। और कौन सा अयस्क है कॉपर का? कार्बोनेट वाला अयस्क है। कौन सा है? कार्बोनेट वाला। तो देख लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CuCO3.CuOH2। आप सभी को एक विशेष बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को हल कराते समय भी जो साथ में बातें बता रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आप अलग से नोट कर ले, क्योंकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एलिंगम आरेख को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग एल्यूमिना के अपचयन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला, निम्न में से किस धातु का शोधन मांड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है? तो ये सभी ने याद कर लिया कि जो मांड प्रक्रम के द्वारा शोधन किया जाता है वो किस धातु का किया जाता है? निकिल धातु का, जिसमें इसकी क्रिया कार्बोनिल के साथ करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है NiCO4, और जिसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो Na+4CO प्राप्त, मतलब शुद्ध निकिल हमें प्राप्त होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मांड प्रक्रम के द्वारा कौन सी धातु? निकिल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन, नीलम व रुबी में क्रमशः दोहरे के स्थान की अशुद्धि मिली होती है। आप सभी को एक समझा दूं कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का मतलब केवल ABCD ही नहीं होता, ABCD वाले नहीं होते। जो रिक्त स्थान की पूर्ति करें वो भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में आते हैं। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है नीली व रुबी में क्रमशः और अशुद्धि होती है, पूछ सकता है। जरूरी नहीं ABCD के रूप में ही आपको ये सवाल दे। तो पहली बात रखना कि जो नीलम और रुबी होते हैं वो आपके Al2O3 के अयस्क होते हैं, Al2O3 के रतन होते हैं। अब सीधी सी बात याद करनी है कि जो नीलम और रुबी है वो क्या होते हैं? रतन होते हैं आपके। और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो Al2O3 में यदि कोबाल्ट धातु की अशुद्धि मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? नीलम। और रुबी धातु की अशुद्धि मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमियम। तो क्रमशः देखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, कोबाल्ट व क्रोमियम। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? Na3Al(F6). तो सीधी बात है किसका अयस्क हो गया? एल्यूमिनियम का। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। तो राइट आंसर हो जाएगा Ca(Al), और क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na3Al(F6). अब यहाँ से ये भी क्लियर होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा, और उसका नाम क्या होता है? होल्ट हेराल्ट प्रक्रम के द्वारा, होल्ट हेराल्ट प्रक्रम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जिंक के अयस्क केलामाइन का सूत्र होता है। तो पहले बात तो अपनी ये क्लियर होना चाहिए कि जो केलामाइन है वो कौन सी धातु का अयस्क होता है? जिंक धातु का। और केलामाइन का फॉर्मूला होता है आपका ZnCO3। मतलब जिंक का कौन सा अयस्क होता है? कार्बोनेट वाला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ZnCO3C। नेक्स्ट, गेलेना किस धातु का अयस्क होता है? तो गेलेना का फॉर्मूला होता है PbS, लेड सल्फाइड। अर्थात किस धातु का अयस्क है? लेड का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अर्धचालकों का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धचालकों का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मंडल परिष्करण के द्वारा। किसके द्वारा? मंडल परिष्करण के द्वारा। और माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, आपका सिलिकन है, जर्मेनियम है, जैसी अर्धचालक धातुएं होती है उनका शुद्धिकरण मंडल परिष्करण, मंडल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? जोन। तो इसको बोलते हैं जोन परिष्करण द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम के अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो देखो एल्यूमिनियम के अयस्क क्या लिखा है? बॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2, Al2O3.2H2 किसका फॉर्मूला है? बॉक्साइड का। और इसके लिए जो विधि काम में ली जाती है वो विधि कौन सी होती है? निच्छालन विधि। कौन सी होती है?
निच्छालन विधि काम में ली जाती है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का Ax बॉक्साइड फॉर्मूला हो गया Al2O3.2H2। तो आप सभी से क्वेश्चन है कि Al2O3 इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, Al2O3 का फेमस नाम क्या है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने। उससे पहले जो नए स्टूडेंट है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, कॉपर का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है। तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि कॉपर का शुद्धिकरण वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। और यहाँ से एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इस वैद्युत अपघटन विधि में आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कैथोड। एनोड सदैव हम बनाते हैं किसका, अशुद्ध धातु का, और जो कैथोड होता है वो बनता है शुद्ध धातु का। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉपर का जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो इसमें एनोड है वो अशुद्ध धातु का बनेगा और कैथोड है वो शुद्ध धातु का बना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने, धातु कर्मिकी में फ्लेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गेंग गालक, गेंग को बोलते हैं अप अयस्क के साथ मिलकर क्या बनता है। तो बिल्कुल आपके ये क्लियर है कि गेंग का मतलब हो गया बेटा अशुद्धि, और गेंग के साथ जब आप गालक या फ्लेक्स मिलाते हो तो अशुद्धियाँ अलग हो जाती है, और वहाँ पर किसका निर्माण होता है, धातुमल का। किसका निर्माण होता है, धातुमल का। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं मैं आपको कि कॉपर के अंदर कॉपर के धातुकरण में जो गालक बनता है वो बनता है, धातुमल बनता है वो होता है FeSiO3। और आयरन के लिए जब हम बात करते हैं तो CaSiO3। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉपर का जब हम निष्कर्षण करते हैं तो वहाँ धातुमल के रूप में क्या बनता है, फेरस सिलिकेट। और आयरन का जब धातुकरण करेंगे तो उसमें कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, Al2O3 के विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त करने की विधि है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि Al2O3 को हम क्या बोलते हैं। तो Al2O3 को बोला जाता है एल्यूमिना। क्या कहते हैं हम, एल्यूमिना। Al2O3 को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। और एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने की जो विद्युत अपघटन विधि है उसका नाम होता है होल्ट हेराल्ड प्रक्रम। क्या होता है, होल्ट हेराल्ड प्रक्रम। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और होल्ट हेराल्ड प्रक्रम में हम किसका प्रयोग, इस Al2O3 का गलनांक कम करने और इसकी चालकता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था Na3Al होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है। नॉर्मली हम क्या सोचेंगे कि जर्मन सिल्वर लिखा तो सिल्वर तो होगी, तो बेटा याद कर लेना कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होती है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसको याद करने का तरीका याद करना, परमाणु क्रमांक 28, 29, 30 तीनों का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है, परमाणु क्रमांक 28, 29, 30। तो 28 पे आपकी आती है निकिल, 30 पे आता है आपका कॉपर, 29 पे आता है कॉपर और 30 पे आता है जिंक। तो निकिल, कॉपर, जिंक। तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है, तो सिल्वर राइट आंसर। अगला, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वो होता है पिटवा लोहा, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। एक चीज़ और याद कर लेना, कच्चे लोहे को ही हम क्या बोलते हैं, पिग लोहा, जिसमें लगभग कार्बन होता है आपका 4%। कच्चे लोहे में कार्बन लगभग कितना होता है, 4% होता है। ढलवा लोहा होता है उसमें लगभग कार्बन होता है लगभग 3%, और पिटवा लोहे में इससे भी कम मात्रा हो जाती है। तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। अगला, एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड में किसकी अशुद्धि पाई जाती है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है कि एल्यूमिनियम का अयस्क। तो सीधी बात है कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड, तो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, Al2O3.2H2। ये हो गया बॉक्साइड का फॉर्मूला। इसमें अशुद्धि SiO2, FeO, TiO2, ये तीनों की अशुद्धियाँ पाई जाती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड में किसकी अशुद्धि पाई जाती है। तो सिलिका, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, तीनों की अशुद्धियाँ पाई
जाती है। तो ये क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए। ध्यान रखना कि इस चैप्टर से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और इन छोटे क्वेश्चनों को कैसे याद करना है, तो इसके लिए मैंने इस चैप्टर का एक वन शॉर्ट वीडियो बनाया और उस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया, जिससे वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इस क्लास के बाद उसको ज़रूर देख लें। अब बढ़ते हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि होल्ट हेराल्ड विधि से क्रायोलाइट विधि में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है तथा इसका नामांकित चित्र बनाएं। तो सीधी सी बात है कि पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि होल्ट हेराल्ड विधि हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए? एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन होल्ट हेराल्ड विधि से होता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला अभी मैंने 2-3 बार लिख दिया, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, Na3Al(F)। क्वेश्चन आ जाता है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब देखो क्रायोलाइट की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो कि जो होल हेराल्ड विधि में हम बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं, तो बॉक्साइट से हमें एल्यूमिना प्राप्त होता है Al2O3। अब देखो इस एल्यूमिना का गलनांक उच्च होता है और इसकी चालकता कम होती है। तो और शुद्ध अवस्था में तो ये विद्युत कुछ चालक होता है। तो पहला पॉइंट कि एल्यूमिना का गलनांक कम करने के लिए Al2O3 का गलनांक कम करने में, और दूसरा इसकी चालकता बढ़ाने में। तो सीधी सी बात है कि होल्ट हेराल्ड विधि में क्रायोलाइट क्या कहता है, तो Al2O3 का गलनांक कम कर देता है और दूसरी इसकी चालकता बढ़ा देता है। इसके बाद इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका नामांकित चित्र आपकी स्क्रीन पे है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना चित्र बना के, तभी हम बोर्ड एग्जाम में बना पाएंगे। अन्यथा आते हुए भी हम क्वेश्चनों की अगर डायग्राम की अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हम नहीं बना पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झाग पलवन विधि में संग्राही और फेन स्थायीकारी का नाम और भूमिका बताइए। देखो संग्राही की बात कर रहे हैं, तो संग्राही के रूप में पहले मैं यह लिख दूं कि झाग पलवन विधि में संग्राही के रूप में हम चीड़ का तेल, वसा अम्ल या सोडियम या पोटेशियम एथिल जेनथेट का प्रयोग करते हैं। संग्राही के रूप में चीड़ का तेल, वसा अम्ल, सोडियम या पोटेशियम एथिल जेनथेट का प्रयोग करते हैं। जो अयस्क के कणों की कार्य क्या भूमिका देख लो, इसकी भूमिका क्या है। तो जो अयस्क के कणों की अक्लेदनीयता को बढ़ाता है। दूसरा है फेन स्थायीकारी। तो इसमें या तो हम प्रयोग करेंगे किसरोल का, फेन स्थायीकारी में या तो प्रयोग करेंगे किसरोल का, या प्रयोग करते एनिलीन का। ये क्या करते हैं, फेन स्थायी अर्थात झाग बढ़ाने में इनकी सहायता करते हैं, झाग बढ़ाने तथा इसको स्थायी करने में। नाम से क्लियर है फेन स्थायी का नाम। अब यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना कि झाग पलवन विधि कौन से अयस्कों के लिए काम में जाती है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में सल्फाइड अयस्कों के लिए। किसके लिए? सल्फाइड अयस्कों के लिए कौन सी विधि हम काम में लेते हैं, झाग पलवन विधि काम में लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, फेन पलवन विधि या झाग पलवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका होती है और फेन पलवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं किसकी, अवनमक की भूमिका। तो सीधी सी बात याद करनी कि दो सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए सीधी सी बात क्या लिखनी है आपको कि दो
सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए, दो सल्फाइड अयस्कों को अलग करने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल वो समझ लेते हैं जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे एक ही अयस्क में क्या लिखा है, एक ही अयस्क में ZnS व PbS उपस्थित होता है तो वहाँ सोडियम साइनाइड का उपयोग अवनमक के रूप में करते हैं, जो ZnS को झाग में जाने से रोकता है, जो ZnS को झाग में जाने से रोकता है, लेकिन PbS को झाग में जाने देता है। प्रश्न आ जाएगी फेन पलन विधि में एक अवनमक का एग्जाम्पल लिखिए, तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सोडियम साइनाइड। इसके बाद फेन पलन विधि का नामांकित चित्र, तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने की उम्मीद इसी क्वेश्चन की है, निस्तापन व भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक लाइन खींच लेते हैं कि एक तरफ हम लिख लेते हैं निस्तापन और एक तरफ भर्जन, तो इधर हमने लिख लिया निस्तापन और यहाँ लिख दिया भर्जन। सबसे पहली बात तो आपकी क्लियर होना चाहिए कि भर्जन कौन सा एक्स का होता है, सल्फाइड एक्सको का, तो सल्फाइड क्या लिखा है, थोड़ा सा, सल्फाइड अयस्कों का भर्जन होता है। अगर निस्तापन की बात करें तो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए आपके, कार्बोनेट जल योजित ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड का निस्तापन होता है। दो अंतर सफिशिएंट होते हैं। एक चीज़ और, निस्तापन में नी शब्द आ रहा है तो ये वायु, निस्तापन में क्या करते हैं, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, तो इसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। और यहाँ क्लियर होना चाहिए, यहाँ अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो चुका है, निस्तापन और भर्जन में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एलिंगम आरेख किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एलिंगम आरेख किसे कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि ऑक्साइडों के विरचन को, जो लिख देता हूँ इसका आंसर, कि ऑक्साइडों के विरचन मतलब निर्माण, तो ऑक्साइडों के विरचन को डेल्टा G नोट तथा T के मध्य, ऑक्साइडों के विरचन को डेल्टा G व T के मध्य ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एलिंगम आरेख कहते हैं। सबसे विशेष बात है कि एलिंगम आरेख के द्वारा हमें ये पता चलता है कि उस ऑक्साइड का अगर हमें धातु में क्या करना है, अपचयन करना है, तो वहाँ हम अपचय के रूप में किसका प्रयोग करें, इसका हमें इजीली पता किसके द्वारा चलता है, एलिंगम आरेख के द्वारा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, भर्जन और निस्तापन कौन सी भट्टी में किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भर्जन और निस्तापन की क्रिया है वो परावर्तनी भट्टी में। कौन सी भट्टी में, परावर्तनी भट्टी में। तो निस्तापन और भर्जन की क्रिया कौन सी भट्टी में होती है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, परावर्तनी भट्टी में। और यहाँ पर यह भी क्लियर कर लेना कि निस्तापन और भर्जन की क्रिया में सांद्रित अयस्क को किस में परिवर्तित किया जाता है। सांद्रित जो अयस्क है
उसको धातु ऑक्साइड में, सांद्रता X को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। अब अगला है इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो नामांकित चित्र आपके स्क्रीन पर है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजीली प्रैक्टिस कर सको बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मिश्र धातुओं का संगठन लिखे। तो जो सबसे पहले बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि पीतल धातु बनी किससे होती है, तो ये आपके कॉपर प्लस जिंक से बनी होती है। पीतल धातु कौन सी दो धातु से बनी, तो कॉपर प्लस जिंक। जर्मन सिल्वर की बात करते हैं तो इसके लिए आप याद कर लेना बिल्कुल, इसमें कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा और साथ में निकल होता है। हाँ, लेकिन देखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अब जो संगठन पूछा तो इनकी प्रतिशत मात्रा लिखनी, तो पीतल में लगभग 60% कॉपर होता है और 40% क्या होता है, जिंक होता है। जबकि जर्मन सिल्वर की बात करें तो उसमें जर्मन सिल्वर में 25 से 30% कॉपर, 25 से 30% जिंक और आपका 40 से 50% निकल होता है। तो संगठन बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगर यहीं पर एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कांसा भी अपने दे रखा है। कांसा में क्या होता है, तो कांसा में कॉपर प्लस 3 मिला होता है, कॉपर प्लस 3 मिला होता है किसमें, कांसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि नीलम व रूबी रत्न में किसकी अशुद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था कि नीलम के अंदर किसकी अशुद्धि होती है, कोबाल्ट धातु की, और रूबी के अंदर क्रोमियम धातु की अशुद्धि होती है। तो इसको आंसर को आप इस प्रकार से भी याद कर लेना, जब Al2O3 में कोबाल्ट की अशुद्धि, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, नीलम। और जब Al2O3 में क्रोमियम की अशुद्धि होती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, रूबी। क्या बोलेंगे, रूबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, हेमेटाइट के प्रगलन हेतु किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात कि हेमेटाइट कौन सी धातु का X है, लोहे का। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3। तो इसका प्रगलन करते तो प्रगलन के लिए किस भट्टी का प्रयोग करते, तो सीधी सी बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ यहाँ पे, वात्या भट्टी। क्या लिखा हमने, वात्या भट्टी। तो हेमेटाइट के प्रगलन हेतु किस भट्टी का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्या भट्टी का हम प्रयोग करते हैं। अगला इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका जो नामांकित चित्र है वो आपके स्क्रीन के सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। ध्यान रखें, सभी स्टूडेंटों को बता दूं कि इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को बनाने के लिए मैंने अपनी NCERT जो अपनी किताब उसके चैप्टर 6 की लाइन टू लाइन पढ़ी, और बिल्कुल इन क्वेश्चनों में से काफ़ी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कि FeO प्लस SiO2 की क्रिया से क्या बनता है। जो पहले तो हम इसकी रिएक्शन समझते हैं कि FeO प्लस SiO2, तो क्या बन जाएगा इसका, FeSiO3। देखो एक Fe था, लिख दिया, फिर एक Si आ गया। अब देखो एक और दो कुल कितने हुए, 3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सिलिकेट। और फेरस सिलिकेट रियल में होता क्या है, ये धातु मल है। क्या धातु मल। अब देखो सुनना विशेष बात है कि SiO2 को आप क्या बोलते हो, सिलिका। अब ये रिएक्शन आई कहाँ से, वो भी अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जब कॉपर धातु क्रम में FeO की अशुद्धि पाई जाती है, FeO की अशुद्धि पाई जाती है, जिसको दूर करने के लिए उसमें गालक के रूप में SiO2 मिलाते हैं। तो वहाँ पर फेरस सिलिकेट FeSiO3 किसके रूप में बनता है, धातुमल के रूप में बनता है। तो इसमें तो केवल इतने पूछे कि उपरोक्त अभिक्रिया में A का रासायनिक सूत्र, तो FeSiO3 जिसको हम धातुमल कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपरमेट किसे कहते हैं। तो पहले तो आपको सीधा कॉपरमेट का फॉर्मूला माइंड में क्लियर कर लेना, FCU2S
प्लस FeS, इसके मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? कॉपरमेट। Cu2S प्लस FeS के मिश्रण को हम कॉपरमेट कहते हैं। अब इसके लिए लैंग्वेज के रूप में क्या लिखेंगे कि कॉपर के सल्फाइड अयस्कों के, कॉपर के सल्फाइड अयस्कों के भर्जन के बाद प्राप्त भर्जित अयस्क को कॉपरमेट कहते हैं, जो Cu2S प्लस FeS का मिश्रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड, फॉर्मूला बार बार आए तो बार बार लिखोगे जिससे हमें याद हो जाए, Al2O3.2H2 में किसकी अशुद्धि पाई जाती है। अभी इस क्वेश्चन को हमने एब्सिड के रूप में भी हल किया था, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सिलिका की फॉर्मूला SiO2, एक तो होती है सिलिका, दूसरा होता है इसमें आयरन ऑक्साइड के रूप में मुख्यतः FeO होगा, और एक होता है इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। तो एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड में किसकी अशुद्धि पाई जाती है? तो इन तीनों की अशुद्धि पाई जाती है, और इनको दूर करने के लिए बॉक्साइड अयस्क का सांधन कौन सी विधि से करते हैं? निच्छालन विधि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न को परिभाषित कीजिए, खनिज, अयस्क, गैंग और गालक। 4 दिए, और नॉर्मली परिभाषा से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खनिज, अयस्क और गैंग, या अलग से क्वेश्चन गालक के लिए कि इनको परिभाषा लिखिए। तो बिल्कुल ईजी है। खनिज क्या होते हैं? वे पदार्थ जो खनन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खनिज। तो सिंपल से शॉर्ट में लिख रहा हूँ कि वे पदार्थ जो भूगर्भ में खनन के द्वारा, वे पदार्थ जो भूगर्भ में खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम खनिज कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करें किसकी? अयस्क की। किसकी? अयस्क की। तो वे खनिज जिनसे कम लागत में और शुद्धपूर्वक धातु प्राप्त होती है उसको हम क्या कहेंगे? अयस्क। तो वे खनिज जिनसे कम लागत में तथा आसानी से सुविधापूर्वक धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अयस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गैंग। तो अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो लिख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में कि अयस्क में क्या लिख रहे हैं हम? अयस्क में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अगला अच्छा प्रश्न है गालक क्या होता है? वे पदार्थ जो अशुद्धियों को धातुमल के रूप में अलग कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गालक। तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को धातुमल
के रूप में अलग कर देते हैं उन्हें क्या कहोगे? उन्हें गालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निकिल शोधन का, निकिल धातु का शोधन कौन से प्रक्रम से होता है और उसके रासायनिक समीकरण लिखें। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। निकिल धातु का शोधन तो कौन से प्रक्रम में? तो सीधा सा आंसर एक शब्द लिखते हैं, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। क्वेश्चन ऐसा था, मांड प्रक्रम। क्या लिखा है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। निकिल धातु का शोधन कौन से प्रक्रम से होता है? मांड प्रक्रम से होता है। अब देखो इसकी समीकरण की बात कर ले तो इसमें क्या होता है कि निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में गर्म करते हैं। लगभग टेम्परेचर होता है 330 से 350 केल्विन पर गर्म किया तो एक वाष्पशील यौगिक बनता है निकिल टेट्राकार्बोनिल निकिल बनता है। अब ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को मैंने और उच्च ताप पर गर्म किया तो एक तरफ निकिल बन गया और दूसरी तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये यहाँ पर हमें शुद्ध निकिल धातु प्राप्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉन ऑर्केल विधि के द्वारा कौन सी धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, उसके रासायनिक समीकरण। देखो एक बात है कि धातु के शुद्धिकरण की एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम वाष्प परावस्था। क्या बोलते हैं? वाष्प परावस्था परिष्करण विधि। तो वाष्प परावस्था परिष्करण विधि में एक तो आता है आपका मांड प्रक्रम जिसके द्वारा तो निकिल का शुद्धिकरण किया जाता है, और दूसरा आता है वॉन ऑर्केल विधि या वॉन ऑर्केल प्रक्रम जिसके द्वारा आपका जर्कोनियम और टाइटेनियम। वॉन ऑर्केल विधि के द्वारा कौन सी धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जर्कोनियम व टाइटेनियम। तो ZR का मतलब आपको याद करना है जर्कोनियम। जर्कोनियम का प्रतीक ZR। जिंक का Zn होता है रखना विशेषकर, और Ti को तो आप जानते हो क्या बोलते हैं? टाइटेनियम Ti। तो इसमें से एक एग्जाम्पल को, और अब हमें इसकी क्या लिखनी है? रासायनिक समीकरण। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है, जर्कोनियम को हमने आयोडीन के साथ गर्म किया तो 2 ले लिए तो ZR I4 बन गया, कंपाउंड बन गया, और फिर इसको वापस करेंगे तो जर्कोनियम प्लस 2I2। तो यहाँ शुद्ध अवस्था में हमें ये धातु प्राप्त हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि हाइड्रो धातु क्रम किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि रद्दी कॉपर अयस्क, जो रद्दी अयस्क होते हैं थर्ड ग्रेड मतलब बहुत घटिया क्वालिटी के जो अयस्क होते हैं उनसे धातु प्राप्त करने की, उनसे कॉपर धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है हाइड्रो धातु क्रम। जो इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहा हूँ। तो देखना कि रद्दी अयस्क से कॉपर प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो हाइड्रो धातु क्रम कहलाती है। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि निम्न कोटि या अपकृष्ट अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु क्रम द्वारा करते हैं। इसे अम्ल या जीवाणु से निक्षालित करते हैं तथा Cu2 प्लस आयन युक्त विलयन की रद्दी लोहे या H2 से क्रिया करते हैं। इक्वेशन में समीकरण लिख रहा हूँ Cu2 प्लस H2 तो आपका बन जाएगा Cu प्लस 2H प्लस ये रिएक्शन है। तो ये जलीय विलयन में होगा, ये सॉलिड स्टेट में प्राप्त हो जाएगा, ये गैस के रूप में और ये एक्व के रूप में। क्लियर है?
तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि निम्न कोटीय अपकृष्ट अयस्कों से कॉपर धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, आपका हाइड्रो धातुक्रम कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एनोड पंख क्या होता है। एनोड पंख क्या होता है और इसमें कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एनोड पंख के लिए मेन क्वेश्चन तो ये पूछा था कि कौन सी अशुद्धियां एनोड पंख में पाई जाती है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि जब कॉपर धातु का शुद्धिकरण कौन सी विधि से किया जाता है, वैद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर जो एनोड होता है वो बनता है आपका अशुद्ध धातु का, और जो कैथोड बनेगा, कैथोड जो इसमें बनता है वो बनता है आपके शुद्ध धातु का। और उसी लवण का विद्युत अपघट्य होता है। जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड होगा वो Cu2+ आयन के रूप में घुलने लग जाता है और ये Cu2+ आयन विलयन में चले जाते हैं। लेकिन इस एनोड जो अशुद्ध धातु का बना होता है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती है वो इस एनोड के नीचे जमा हो जाती है। ऐसे लिख लो कि अशुद्धियाँ एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया इसमें आगे कि इसमें कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती है। ये तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक तो एंटीमनी, एंटीमनी क्या लिखा, एंटीमनी, सेलिनियम, एंटीमनी, सेलिनियम, टेल्यूरियम, चांदी और सोना, ये अशुद्धियाँ एनोड पंख के रूप में एनोड के नीचे जमा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कच्चा लोहा और ढलुआ लोहा किसे कहते हैं और इनमें कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है, बात मैंने आपको बताई थी। देखो प्रगलन से प्राप्त लोहे को कच्चा लोहा कहते हैं और उसको वायु के गर्म झोंकों में गर्म करके ढाला जाता है, उसको बोलते हैं ढलुआ लोहा। तो इसके लिए हम एक ये लैंग्वेज के रूप में ये लाइन लिख सकते हैं कि प्रगलन से प्राप्त लोहे को कच्चा लोहा कहते हैं, जिसमें 3% लगभग है, लगभग 3 ही 4 होता है, जिसमें लगभग 4% कार्बन होता है। अब इस कच्चे लोहे को गर्म वायु के झोंकों में गर्म करके पिघलाया जाता है, उससे प्राप्त लोहा ढलुआ लोहा। तो कच्चे लोहे को गर्म वायु के झोंकों में पिघलाकर ढाला जाता है, उसे ढलुआ लोहा कहते हैं, जिसमें लगभग 3% कार्बन होता है। जिसमें लगभग कितना होता है, जिसमें लगभग 3% आपका कार्बन होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस प्रकार का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वे धातु जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या लिखा है मैंने कि वे धातुएं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो सिंपल सा आंसर है सोना, गोल्ड जिसको बोलते हैं, एक तो Au, दूसरा प्लेटिनम। ये मुख्यतः अयस्क के रूप में नहीं पाई जाती है, प्लेटिनम मतलब Pt, फिर लिख दो प्लेटिनम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन की विधि में एनोड और कैथोड पे होने वाली क्रिया। तो मैंने कह दिया कि एनोड जो बना होता है वो किसका बना होता है, बिल्कुल बार बार पढ़ने से अच्छे तरीके से याद हो जाता है, अशुद्ध धातु का। और आपका जो कैथोड है वो बना होता है शुद्ध धातु का। लेकिन दोनों के दोनों किसके बने होंगे, कॉपर के ही होते हैं। अब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं एनोड, तो एनोड में क्या होगा, जो Cu है वो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और कैथोड में क्या होगा, जो एनोड होगा कॉपर का बना होता है वो विलयन में घुल जाता है और Cu2+ आयन मुक्त करता है वो 2 इलेक्ट्रॉन। और विलयन में जो Cu2+ जो आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर Cu के रूप में जम जाते हैं। तो ये कॉपर के विद्युत अपघटन में एनोड और कैथोड पे होने वाली रासायनिक समीकरण मैंने लिख दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आयरन के धातु क्रम में कैल्शियम ऑक्साइड की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहली बात रखना, कैल्शियम ऑक्साइड उसमें गालक के रूप में कार्य करता है। कि कौन से किसके रूप में, गालक के रूप में। धातु ऑक्साइड है तो ये कौन सा गालक कार्य करता है, सारी गालक के रूप में कार्य करता है। अब जो आयरन का जो अयस्क होता है उसमें SiO2 की अशुद्धि पाई जाती है, तो उसको दूर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को गालक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें CaSiO3 क्या लिखा है, लिख देता हूँ, CaSiO3 ये धातुमल बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, जिसको आप क्या बोलते हो, धातुमल। बिल्कुल एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो SiO2 किस के रूप में कार्य किया, गालक के रूप में, सॉरी CaO किस रूप में कार्य किया, गालक के रूप में। और SiO2 किस रूप में होता है वहाँ पे, अशुद्ध के रूप में। अगला क्वेश्चन है प्रगलन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगलन में कोक और गालक की क्या भूमिका होती है। देखो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि हेमेटाइट अयस्क का जो प्रगलन है वो कौन सी भट्टी में करते हैं, वात्या भट्टी में करते हैं। और वात्या भट्टी में जब इसका प्रगलन करते हैं तो उसमें कोक और गालक मिलाते हैं। तो गालक की तो क्रिया आपको समझ में आ गई, गालक क्या करेगा, अशुद्धियों को धातुमल में परिवर्तित कर देगा। और जो कोक है वो धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि प्रगलन में कोक, प्रगलन में कोक धातु ऑक्साइड को धातु में अपचेत कर देता। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रगलन में कोक या कार्बन धातु ऑक्साइड को धातु में अपचेत कर देता है, जबकि गालक अशुद्धियों से क्रिया करके धातुमल बनाता है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन काफ़ी होने पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न विधियों के द्वारा किन धातुओं का शोधन किया जाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आसवन विधि का प्रयोग उनके लिए करेंगे जिनके क्वथनांक का मान क्या हो, कम होता है। जैसे इसके 2 एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे हैं, जिंक और मरकरी। तो क्लियर होना चाहिए, आसवन विधि का प्रयोग जिंक और मरकरी के लिए किया जाता है। द्रव गलन परिष्करण, इसका मतलब जिसका गलनांक कम हो, तो ये विधि ज़्यादा उपयोग होती है टिन के लिए। टिन का मतलब एसन। अगला मंडल परिष्करण, मंडल परिष्करण में क्या होता है कि धातु की जो अशुद्धियाँ होती है वो ठोस की तुलना में द्रव अवस्था में अधिक विलय होती है। और इसके द्वारा मुख्यतः अर्धचालक धातुओं का शुद्धिकरण होता है। और अर्धचालक धातु की बात करें तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आ जाएगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। बिल्कुल बार बार रिपीट हुए हैं, इस
जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए और इनको पढ़ लोगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो आसवन विधि के द्वारा जिंक मरकरी का, द्रव गलन परीक्षण के द्वारा टिन का और मंडल परीक्षण के द्वारा अर्धचालक धातुओं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर्ड कॉपर किसे कहते हैं? तो होता क्या है कि जब हम तांबे का या कॉपर का विद्युतक्रम करते हैं तो पिघले हुए कॉपर में SO2 गैस विलय होती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि पिघले हुए कॉपर में SO2 गैस विलय होती है, लेकिन ठंडा होने पर SO2 गैस बाहर निकलती है, जिससे सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। ऐसे तांबे को फफोलेदार तांबा या ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो होता क्या है कि जब तांबा हमें प्राप्त होता है तो उसमें SO2 गैस विलय होती है, और जैसे ही SO2 गैस बाहर निकलेगी तो वहाँ पर फफोले पड़ जाते हैं। ऐसे तांबे को फफोलेदार तांबा या इंग्लिश में ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 673 केल्विन पर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में से कौन अच्छा अपचायक माना जाता है? तो जानना इसके लिए अच्छा अपचायक किसको मानते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 673 केल्विन पर कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में अच्छा अपचायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा अपचायक के रूप में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आपको दे दिया कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड के लिए अच्छा अपचायक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बन, देखना कोक। तो जिंक ऑक्साइड के लिए अच्छा जो अपचायक होता है वो कोक होता है, जिसको आप सी के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। तो दोनों क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है। अगला, यदि कोई तत्व सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई तत्व सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हुआ हो तो शोधन के लिए कौन सी तकनीकी? तो बिल्कुल क्लियर होना से सूक्ष्म मात्रा शब्द का प्रयोग आ जाए तो वहाँ पर आपकी जो तकनीक होती है वो होती है वर्ण लेखकी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखकी या क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करेंगे। तो कोई भी तत्व यदि सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हुआ हो तो उसके लिए वर्ण लेखकी या क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा उसका शोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व में उपस्थित अशुद्धियों के गुण तत्व के गुणों से मिलते जुलते हो तो शोधन के लिए कौन सी विधि? तो सेम यही विधि काम में लेते हैं, वर्ण लेखकी या क्रोमेटोग्राफी विधि। लास्ट दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 29 सांद्र X को धातु ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? और क्वेश्चन नंबर 30, निम्न प्रक्रम को किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, मंडल परीक्षण और निच्छालन। तो इनका आपसे क्या पूछा गया? सिद्धांत पूछा गया। तो सदैव की तरह लास्ट दो क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। इन दोनों को हल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9079242041 पर मैसेज कर देना। और इन सभी क्वेश्चनों को अगर आपको इजीली याद करना समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो दिया गया, आप उसको देख लोगे। वो 2 घंटे की क्लास है और 2 घंटे में मैंने कंप्लीट चैप्टर करवा दिया है। अगर आप उसको देख लोगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। उसके जल्द मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड कैसा लगा और क्या आपके सुझाव हो वो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।